हेलो एवरीवन। रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बर्लिन मूवी के ऊपर, जो अभी लास्ट वीक ही रिलीज हुई है। और इस मूवी के लिए मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं नौशाद। उनको स्क्रीन पे लाने से पहले मैं थोड़ा सा मूवी के बारे में बता दूं। एक ये स्पाइस के बारे में मूवी है, और इसमें अपार शक्ति खुराना, राहुल बोस और इशफाक सिंह, अगर ये तीन करेक्टर देखे जाएं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि ये सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। वो जैसे कि आपने अगर ट्रेलर भी देखा होगा तो वो इंटेरोगेशन का सीन चल रहा है। और इशफाक सिंह के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि वो एक डिसेबल्ड पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो डेफ एंड डम है। उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, और उनकी इंटेरोगेशन में हेल्प करने के लिए आते हैं अपार शक्ति। इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, क्योंकि बहुत अलग अलग स्टोरीज मर्ज हो रही हैं यहाँ पे आके। और ये स्पाइस से जुड़ी हुई है तो सीक्रेट से भरी हुई होगी। और इसमें दो एजेंसीज के बीच में एक स्ट्रगल भी दिखती है हमें, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और ऑपरेटिव लेवल पे भी। और एक एजेंसी है विंग, एक है ब्यूरो। ये दोनों एजेंसीज के बीच में टसल चल रही है एक लेवल पे। वो एक दूसरे के ऊपर भी जासूसी कर रहे हैं। वो सारा कुछ हमें दिखेगा तो वो इतना कुछ कम्प्लेक्स होता जा रहा है। हर किसी के पास एक ट्रुथ है, अपना सच है। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि वो सच क्या है, क्योंकि फिल्म में भी एक डिस्कशन होती है कि सच होता क्या है और उसको फाइनैलिटी कैसे देते हैं। इसमें एक बैकड्रॉप ये है कि 93 में इसको सिचुएट किया गया है, और वहां पे उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए दिल्ली में सारी मूवी शूट हुई है। उस टाइम पे इंटरनेशनली ये हो रहा था कि इंडिया को एक क्रायोजेनिक इंजन चाहिए थे। वो इसलिए चाहिए होते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमने स्पेस में भेजना है, उसके लिए हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी। वो हम रशिया से मांग रहे थे, वो रशिया देने को तैयार भी था। पर कोल्ड वॉर के खत्म होने का ये इफेक्ट है, जो कि हमें स्पाई एजेंसीज पे भी दिख रहा है। कुछ आउट ऑफ द नॉर्म हो चुकी हैं कुछ एजेंसीज, या कुछ उनके तरीके। और उसी तरीके से कोल्ड वॉर का ये इफेक्ट इंडिया के ऊपर टेक्नोलॉजी की शेयरिंग पे ये पड़ रहा है कि अमेरिका के प्रेशर में रशिया वो हमें कई साल तक वो दे नहीं पाता क्रायोजेनिक इंजन। ये जो इंजन होता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी जरूरी है, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी ये यूज होते हैं। तो अमेरिका वो बहाना लगा के रोक रहा था इंडिया को, वो कि ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी चाहिए। ये सारा बैकड्रॉप में चलता है। एक बिल्कुल हमें रियल इंफॉर्मेशन, रियल स्टोरीज बताई जाती हैं ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के सामने बहुत अलग 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 कैरेक्टर्स के, अलग अलग एजेंसीज के सच सामने आते हैं। वो उनको भी कंफ्यूज करने लगते हैं। इसी चीज के ऊपर हम थोड़ा पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं नौशाद को कहूंगा कि ये तीनों कैरेक्टर किस तरीके से इस मूवी में क्या हो रहा है। फिल्म रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं, और इसको समझने के लिए हमें भी बार बार पीछे जा जाके आगे जाना पड़ा। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस के लिए अगर आपने देखनी है तो अपार शक्ति खुराना की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है। स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये एक स्पाई के ऊपर बेस्ड मूवी है। आप अगर फैन है टाइगर जैसी फिल्मों के, जहाँ पठान जैसी फिल्मों के, तो ये फिल्म आपके लिए शायद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स होने वाली है। पर एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस भी है, पर वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी बन जाती है उसी वजह से ये मूवी। मैं स्क्रीन नौशाद को देता हूँ, और नौशाद आपको बताएंगे इनके कैरेक्टर्स के बारे में, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी नौशाद। हेलो एवरीवन। मैं आता हूँ सीधा। जो मूवी के कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर हैं उसमें एक जो रोल है वो अपार शक्ति खुराना का है, जो कि फिल्म की मेन लीड है। उनके अलावा जो है अपना राहुल बोस है और इशफाक सिंह है। इशफाक सिंह जो है वो एक डेफ एंड डम का रोल कर रहे हैं। और अपार शक्ति खुराना को उनकी इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक डेफ एंड डम स्कूल में टीचर है। तो वो बेसिकली उनके एक्सपर्ट है। तो राहुल बोस जो है वो उनको अ, मतलब लेके आते हैं कि आप हमारा ये काम करो। बेसिकली क्या है कि वो ऐसा दिखाया गया है कि ये तीनों जो है ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं बेसिकली। तो उस एंगल से ये मूवी का आगे प्लॉट बढ़ता है। मूवी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इतनी है कि हमें भी मतलब जैसा तेजिंदर ने बता ही दिया है कि थोड़ा रुक रुक के लगा लो या पीछे जा जाके मतलब मूवी को समझना पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। टेक्निकली मूवी बहुत साउंड है। टेक्निकली इसमें गलतियां मतलब ना के बराबर है।
अपार शक्ति खुराना की ये बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हो। उसने इससे पहले ज्यादातर जो अपनी मूवीज में जो अपनी जिससे वो फेमस हुए हैं वो कॉमेडी मूवीज से ही हुए हैं, बट उन्होंने इससे पहले मैंने उनकी जुबली वेब सीरीज देखी है, जो कि जिसमें उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की थी। उसमें भी उन्होंने थोड़ा अपनी लीग से हटके काम किया था, जो कि थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर भी था उनके उसमें। तो इसमें जो है अब वो क्या करते हैं कि इंटेरोगेशन करते हैं, वो डेफ एंड डम्ब जो है, जो कैरेक्टर है इशफाक सिंह का, उनकी बेसिकली उन पे इल्जाम होता है कि वो जो है एजेंट है आईएसआई के, या उनको मतलब उस तरह से इंटेरोगेट किया जा रहा है। तो स्पॉइलर इसमें मैं अगर दूंगा तो वो यही है कि उनको इस तरह से आईएसआई का एजेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है एजेंसीज की तरफ से, जो कि एंड में मतलब वो है नहीं है बेसिकली, लेकिन उनको ऐसा बनाया जा रहा है। कोई उनके वेस्टेड इंटरेस्ट लगा लो या आपस की कॉन्फ्लिक्ट लगा लो, क्योंकि इसमें ब्यूरो और विंग दो इंडियन एजेंसीज हैं, उनकी आपस की टसल दिखाई गई है, जो कि आपस में भी एक दूसरे पे जासूसी कर रहे हैं। हाँ, तो अब एक एक करके हम कैरेक्टर की बैक स्टोरीज पे जाते हैं कि जो राहुल बोस है वो क्या कर रहे हैं इस मूवी में, और उनका अल्टीरियर मोटिव अगर मैं कहूँ तो वो क्या है कि वो क्यों इंटरेस्टेड हैं इस कैरेक्टर की इंटेरोगेशन के लिए। और जो टसल का पार्ट भी आएगा क्योंकि उन्होंने कुछ लोग दूसरी एजेंसी के अरेस्ट भी किए हुए हैं, और वो क्यों किए हैं उन्होंने। उसमें ऐसे दिखा रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं या कोई और सुपीरियर है, उसकी फाइट लगा लो, या अपनी आइडेंटिटी को मतलब बचाने की मतलब बात लगा लो। और एक उसमें एंगल और है कि एक जो राहुल बोस की जो स्टोरी है, वो भी कुछ हद तक वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो एक आईएसआई के एजेंट के साथ वो हनी ट्रैप में फंस चुका होता है। तो वो उसको भी कवर अप करने की ट्राई कर रहा है, जितना कि इसमें समझ लगता है स्टोरी को देख के। हाँ, तो इसीलिए फिर वो कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, दूसरी एजेंसी वालों को, क्योंकि वो इसके ऊपर विंग वाले इसके ऊपर जासूसी कर रहे थे, और कुछ उसको उनको इसके प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। काम उन्होंने यही करना है कि रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई अटैक होने वाला है, वो दोनों एजेंसी उसको प्लॉट को अनकवर करना चाहती हैं, और वो कोई फॉरेन एजेंसी उसमें लगी हुई हैं। वो बता नहीं पाते कौन सी एजेंसी है, मूवी में हमें ये नहीं बताया जाता, पर और बर्लिन कैफे में वो सारे स्पाइज हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, और इसी में इशफाक सिंह को रखा जाता है। वो एक डिसेबल्ड पर्सन है, उसको वहां पे क्यों रखा जाता है, नौशाद थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि एक डेफ एंड डम्ब को एक कैफे में नौकरी क्यों दी जाती है जहाँ पे बहुत सारे जासूस आते हैं। वहां पे उसको बेसिकली इस तरह से दिखाया गया है कि डेफ एंड डम्ब को नौकरी इसीलिए मिलती है कि वो डेफ एंड डम्ब है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि जो भी वहाँ के ऑनर हैं या उस तरह से है, वो इस तरह से दिखाया गया है कि ये कुछ समझ नहीं पाएगा, ये कुछ कि क्या हमारी बातें हो रही हैं। क्योंकि वो जो एक कैफे दिखाया गया, बर्लिन कैफे बेसिकली, वो ऐसा एक अड्डा दिखाया गया जहाँ पे बेसिकली कॉन्फिडेंशियल बातें जो है एक्सचेंज हो रही हैं वेरियस ऑफिशियल्स के बीच में। तो वो सारा है, तो उसको नौकरी ही इसलिए दी गई है कि वो डेफ एंड डम्ब है, वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएगा। बट उसमें जो इशफाक सिंह का करेक्टर है वो इस तरह का है कि वो डेफ एंड डम्ब तो है, लेकिन उसका करेक्टर इतना स्ट्रांग दिखाया है कि पूरा उसमें उसको उसकी डिटेलिंग की गई है कि किस तरह से वो मतलब बचपन से ही एक स्ट्रांग करेक्टर है, कि ऐसा नहीं है कि डेफ एंड डम होने की वजह से वो कोई उसकी कोई लिमिटेशन है या वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो बट वो आगे सारा उसी हिसाब से रिवील भी होता है, इसका एंड भी उसी पॉइंट पे किया गया मूवी का, कि वो जो है भी ये आपको लगता है कि ये डेफ एंड डम जो है कि एजेंट हो सकता है। वहाँ वो क्वेश्चन किया जाता है पार शक्ति खुराना को, वो इसको ही सिंबलाइज कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह का एक नोशन बना हुआ है कि जो डेफ एंड डम होगा वो मजबूर होगा, ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा या डिसेबल्ड है या इस तरह से। लेकिन वो उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई है मूवी में। शुरू से ही, बचपन से ही वो रिबेल नेचर का है। जब फुटबॉल खेलते हुए दिखाते हैं तो वो कोच की बात नहीं सुनता, अपने हिसाब से खेलना चाहता है। और यहाँ पे अब हम देखें तो स्पाई मूवी में हर कोई गेम खेल रहा है, और ये इसकी एक अलग गेम, ये गेम चेंज भी करी जा रहा है साथ साथ।
और किस तरीके से ये स्पाइस को इन्वेस्टिगेट करता है, उनके एड्रेस ढूंढता है, उनका पीछा करता है। वो उनके लिए भी समझना मुश्किल है। जब हम ट्रेलर देखते हैं, उसमें एक सीक्वेंस आता है, वो बहुत जोर जोर से थंप कर रहा है टेबल के ऊपर। वो पॉइंट आता है मूवी में जब उसको चैलेंज किया जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो कर ही नहीं सकता, उसको किसी की ट्रेनिंग मिली। वो ये क्लेम करता है कि मैंने अपने आप किया है, सारा कुछ अपने आप सीख के किया है। डेफ एंड डम होने के बावजूद भी ही इज टॉकिंग बैक टू द सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी, जो कि नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सारे सेंसेस हैं। वो भी सेंस नहीं कर पाते किस तरीके से ये कर पा रहा है। वहीं से स्टोरी टर्न लेना शुरू करती है, क्योंकि पार शक्ति खुराना का एक बात वो भी है कि वो उसका अपना भाई भी डेफ एंड डम था, तो इसलिए वो बचपन से उनकी साइकी को भी समझता है। और अपार शक्ति खुराना सिर्फ एक माउथ पीस नहीं रह जाता। धीरे धीरे पहले वो वैसे ही आता है जैसे कि कोई उसको एजेंसी दे क्वेश्चनेयर दे रही है, उसको वो पूछेगा। शुरू शुरू में वो उसको करने के लिए फोर्स भी करते हैं, पर धीरे धीरे वो उसका कैरेक्टर भी हमें डेवलप होता हुआ दिखता है कि कैसे वो अपने क्वेश्चन पूछता है, अपने तरीके से पूछता है। वो तो उसको भी दूसरी एजेंसी कोशिश करती है डराने की, धमकाने की, अपने क्वेश्चन ऐड करने के लिए, क्योंकि दूसरी एजेंसी ने अपने वो लोग छुड़वाने हैं। और राहुल बोस का एक सीक्रेट है जो हनी ट्रैप वाला है, इसने उसके लिए किसी को जिम्मेवार ठहराना है। वो सारा कुछ जब हम देखते हैं, तब हमारे जो आइडियाज होते हैं, जो एक कॉमन पर्सन के आइडियाज होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपार शक्ति, वो बिल्कुल एक तरीके से टूटते हुए दिखते हैं। जो हम इमेज बना के रखी हुई है हमने एक स्पाई एजेंसीज के बारे में, वो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं कि वो कोई अलग से देशभक्त नहीं है। वो आर्मी से, जहाँ आर्मी की एक्टिविटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, पर वो आर्मी की तरह उनके अंदर उतनी देशभक्ति की भावना नहीं है। और खासकर जब उनके बीच में टसल चल रही है, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को वो फंसा भी सकते हैं। उस पॉइंट पे भी मैं चाहूंगा कि नौशाद थोड़ी बात करेगी। पहले तो मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा जो अभी आपने डिस्कस की कि ये मूवी एक उस एक जो कन्वेंशन है उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ती है कि जैसा कि एक नॉर्मल स्पाई मूवी में दिखाया जाता है। अपने इंडिया में देखी होंगी आपने, वॉर मूवी है, पठान है, टाइगर की वाली पूरी सीरीज है। उसमें दिखाया जाता है कि हीरो जो है, जो स्पाई है, एजेंट है रॉ का, वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो वन मैन आर्मी है, वो कुछ भी कर सकता है और वो मतलब हाईली ट्रेंड है, वो किसी को भी मार देगा, कुछ भी कर देगा। ऐसा इसमें नहीं दिखाया गया। मूवी बहुत ही रियलिस्टिक एंगल से बनाई गई है। मिनिमम वायलेंस का यूज हुआ है ज्यादा। जो उनकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो की जाती है कि आपने स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ना कि आपने किसी को जाके मारना है। या जो एग्जीक्यूशन दिखाई जाती है पठान मूवी में या टाइगर मूवी में कि भी आपने ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया, उससे ज्यादा इसमें दिखाया गया कि वो स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हैं। तो उस एंगल से भी इसमें बड़ा जो है रियलिस्टिक दिखाया गया। और दूसरा, जैसे कि आपने डिस्कस किया कि अगर अपनी पे बात आएगी तो वो जो अपना ही बंदा उसको भी मतलब किस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, बेसिक ह्यूमन नेचर। दूसरा, अब अगर हम अपार शक्ति खुराना की बात करेंगे कि वो कैसे उसका वो चेंज होता है, वो पहले उसको दिखाया गया कि वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है एजेंसी के ऊपर जैसे ही वो क्वेश्चन देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसका जो करेक्टर है वो चेंज हो जाता है मूवी में ही, कि फिर वो थोड़ा उस तरफ बढ़ जाता है कि मेरे को अपने हिसाब से क्वेश्चनिंग करनी है, क्योंकि जैसा कि आप बोलोगे वैसा मैं नहीं करूँगा। क्योंकि उससे उसको ये समझ आ जाता है कि ये आइडियल, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है एजेंसीज को लेके कि ये वैसे आइडियल वर्ल्ड नहीं है जैसा कि हम लोगों को लगता है, कि यहाँ पर भी काफी बुराइयां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं। जब वो राहुल बोस जो है उसको वो कहता है कि जो भी जो सच होता है वो वही सच होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो आर्काइव किया जाता है। तो वो सच वही सच होता है जो दुनिया के सामने आता है। और ऐसा कुछ मूवीज में पहले भी इंडिया में दिखाया भी गया है कि ऐसा नहीं होता कि जो सच होता है वही दुनिया के सामने पेश किया जाए। जो कि एजेंसी अपना सच दिखाना चाहती हैं दुनिया को, वही सच दिखाया जाता है। वो तोड़ मरोड़ के भी होता है और दुनिया उसी को सच मान भी लेती है। बहुत सटल तरीके से इन्होंने यूज किया है डबल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट।
चाहे अपार शक्ति खुराना एजेंट नहीं है, पर फिर भी वो ट्रैप हो जाता है दो एजेंसीज के बीच में। और दोनों एजेंसीज चाहती हैं कि वो उनके क्वेश्चनेयर पूछे, उनके क्वेश्चंस के हिसाब से इंटेरोगेशन करे, क्योंकि वो वैसे उस इंटेरोगेशन को लीड करना चाहते हैं। जो विंग वाले हैं वो चाहते हैं कि उनके बंदे बच जाएं, जो अरेस्ट हुए हैं, कि क्वेश्चन इस तरीके से आए। और आईबी वाले चाहते हैं कि वो दोनों फंस जाएं। आकाश का रोल जिसने किया है, इशफाक ने, उसको तो फंसना है ही, क्योंकि फायरिंग होती है वहां पे, ये एक बंदे का तो किसी का मर्डर तो कर ही देता है। तो वो उसके लिए तो वो चांस ये नहीं है कि वो बच जाएगा। हाँ, ये होता है कि फंसना किस किस ने है। तो उसके चेकमेट जो चेस का गेम वो खेल रही है दो एजेंसीज एक दूसरे के साथ, वो इनएडवर्टेंटली हम कह सकते हैं अपार शक्ति खुराना डबल एजेंट बन जाता है। जब दोनों के सीक्रेट्स उसको पता लगने लगते हैं कि दोनों हेड से एक बार किसी से एक दूसरे से मिलना पड़ता है, इसके फोन टैप हो रहे हैं, इसकी फैमिली के बारे में वो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, मतलब इसके साथ भी साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रही है स्पाई एजेंसीज, ताकि इसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। और जो उनको चाहिए वो ही चीजें निकलवाए वो अशफाक के करेक्टर से। हमें एज ऑडियंस भी एंड तक ये नहीं पता चलता कि कौन सा सच, किसका सच कितना सच है। तो हमें सच के भी अलग अलग शेड्स ही मिल रहे हैं, बजाय इसके कि हमें एंड तक पूरी स्टोरी पता चले। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा नौशाद, जो सेटिंग है उसकी, जो ऑफिस दिखाए गए हैं या जेल्स दिखाई गई हैं, वो उसका आपका क्या इंप्रेशन है उसको लेके? उसको उसमें भी ऐसा था कि बहुत उन्होंने रियलिस्टिक वे में दिखाया। जैसा कि सरकारी ऑफिसेज में होता है, चलो अब तो फिर भी ये काफी मतलब आज से आप देख लो 30 साल पुराना जो उसमें सेटअप दिखाया है, आज आज भी कुछ ऑफिसेज में आप देखोगे तो बड़ा मतलब मैसअप होता है जो अपना गवर्नमेंट ऑफिसेज है। तो उसमें ऐसा ही दिखाया है कि जो उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पे बड़ा मैसअप है। वो एक सीन होता है उसमें अपार शक्ति खुराना जो है वो अ, उनके एक जो उनका पर्सनल रूम होता है, ऑफिस वाला रूम होता है, वहाँ पे घुस भी जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। तो उसमें इस तरह दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई घुस ही नहीं सकता है। जनरली नहीं तो मूवीज में आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो एक मतलब एक जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऑफिस में वो कैसे घुस गया। लेकिन उसमें ऐसा दिखाया है कि भी वो इजीली उसको मतलब ब्रेक कर देता है और वहां से, और ऐसा भी नहीं है कि वो वहां से निकल जाता है, ऐसा भी नहीं है। वहां पे वो मतलब स्टक भी हो जाता है। तो उसमें बड़ा अच्छा तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया पूरे सीन को। और जो कॉरिडोर्स भी हैं, जो हमें ब्यूरोक्रेसी के जो लिटरेचर में भी कई बार दिखता है कि अंधेरे कोने और भूल भुलैया वाले गलियारे, जहाँ पे एक कॉमन मैन को किसी चीज को, किसी अफसर को, किसी ऑफिशियल को ढूंढना ही एक बहुत बड़ा टास्क ही हो जाता है। उस लेवल पे अगर देखा जाए तो इतनी डिटेलिंग बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए वो एक तरीके का टैक्सिंग एक्सपीरियंस भी है कि आप नजर नहीं हटा सकते स्क्रीन से। ये कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं इसकी, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। नौशाद, आपको इन सब में परफॉर्मेंस कैसी लगी? और अगर हमने इन तीन करेक्टर की ही बात की है इसमें, तो रेट करना हो तो आप 1 2 3 कैसे करोगे? देखो इसमें सिंपल है कि सबसे जो पावरफुल परफॉर्मेंस है वो तो अपार शक्ति खुराना की है। उसमें ये लगा लो कि जैसे कि हमने शुरू में शायद बोला भी था कि मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है इस साल की, और उसकी खुद की भी ये पर्सनल जो है बेस्ट परफॉर्मेंस है। जुबली में उन्होंने अच्छा काम किया था, ये उससे भी अच्छी उसकी एक्टिंग है। और इशफाक सिंह जो है वो भी बहुत उन्होंने बढ़िया रोल किया है। अगर किस जो इसको देखेगा वो जज करेगा कि उसको डेफ एंड डम का रोल दिया है, बट उसने जो आईज का और अपना फेस एक्सप्रेशन है उसी से जो एक्टिंग की है, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली सबसे मुश्किल होता है एक्ट करना, क्योंकि उसमें आप बोल नहीं पा रहे हो लेकिन उसने एक कन्वे भी करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया उस चीज को, अपना फेस एक्सप्रेशन और आईज के थ्रू जो एक्टिंग उसने की है। उसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। और थर्ड नंबर पे राहुल बोस। राहुल बोस का बहुत अच्छा रोल है, बड़ी शानदार तरीके से उसने किया है। लेकिन वो इन दोनों के मुकाबले, हालांकि वो इन दोनों से बहुत सीनियर एक्टर है, लेकिन वो इन दोनों के मुकाबले कहीं पे थोड़ा फीका नजर आया मुझे। तो
ये थे हमारे कुछ व्यूज इस मूवी के बारे में। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए, तो लास्ट में फिर वही बोलूंगा कि बहुत ध्यान से देखने वाली है। स्क्रीन से नजर हटाना मतलब वही है जो कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और इसमें कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा डेंस मूवी है, डेंस एक्टिंग है और डेंस प्लॉट भी है। और शायद इसीलिए इसको ओटीटी पे रिलीज किया गया है। के साथ ही हम आज की डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट किसी मूवी के साथ मैं और नौशाद फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।